जय हिंद दोस्तों, प्रिय मित्र, छात्र छात्राओं, एमएससी गर्ल्स इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके साथ एक नया टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ऐसे ही लगे रहिए लगातार। आगे आपको जिस चीज़ के लिए आप अध्ययन कर रहे हो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दर्पण। दर्पण बोले तो मिरर। दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिरर। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक प्रकार का मानो तो लेंस ही होता है, बट उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है जिससे दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो दर्पण का रूप ले लेता है। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण बोले तो प्लेन मिरर, और जबकि गोलीय दर्पण बोले तो स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण बेसिक है, इसके पीछे हम जो हमारा पुराना वीडियो था उसमें हम बता भी चुके हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस चीज़ में उसका उपयोग होता है। जैसे समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में होता है। समतल दर्पण का उपयोग नाई वगैरह जो होते हैं वो अपना कटिंग्स रूम जो दुकान उनकी होती है उसमें वो लोग यूज करते हैं। और समतल दर्पण का कई जगह उपयोग होता है। हम जो अपना घर पे जो फेस जिस पे देखते हैं उसमें भी समतल दर्पण ही होता है। तो समतल दर्पण का कई जगह प्रयोग होता है। तो समतल दर्पण से संबंधित कई पॉइंट हम आपको बता ही देते हैं। जैसे बेसिक समतल दर्पण का उपयोग नंबर 1 पे तो पेरिस्कोप में होता है। पेरिस्कोप होता क्या है? पेरिस्कोप होता है कि जमीन के अंदर जो बंकर बनाए जाते हैं उन बंकरों में सैनिक या अन्य व्यक्ति बंकर के नीचे बैठ करके बाहर की दृष्टि देख सकता है। और जो पेरिस्कोप में जो दर्पण ये समतल दर्पण जो लगाए जाते हैं वो एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पर लगे हुए होते हैं। तो समतल दर्पण, और इसमें एक और होता है, दोनों जो एंगल बनाए जाते हैं वो 45 डिग्री पर अगर कोई दर्पण से बराबर रख रहे हो तो उसमें जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो अनंत होते हैं। उन अनंत प्रतिबिंबों में जो तुम्हें एग्जैक्ट प्रतिबिंब दिखेगा वो दूसरा प्रतिबिंब एग्जैक्ट दिखता है। दूसरा दिखने का लॉजिक होता है क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है समतल दर्पण का 360/थीटा। जैसे आपने मान लिया कि 360/थीटा और किसी एंगल मान लीजिए जो दर्पण लगा रहे हो आप वो लगा रहे हो 12 डिग्री पर, तो 12 तिया 36, यानी कि इसमें बनने वाले प्रतिबिंब जो होंगे वो 30। लेकिन 30 आंसर नहीं देना है क्योंकि इसमें हमेशा विषम प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं? विषम प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ से हम 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो 29 प्रतिबिंब इसमें बनके तैयार होंगे। यानी कि इसका फार्मूला अगर आप देखना चाह रहे हो कि कहीं हमने दर्पण लगाए हैं तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करना 360/थीटा। जैसे 360 अगर 12 डिग्री पर कोई दर्पण को एग्जैक्ट रख रहे हो तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब जो होंगे वो 29 प्रतिबिंब होंगे, क्योंकि इसमें विषम प्रतिबिंब ही बनते हैं, एग्जैक्ट सम नहीं बनते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर आप इस पर लिखना चाह रहे हो तो तीसरा पॉइंट होता है कि समतल दर्पण के सामने आप देख लेना, कभी भी अगर दौड़ रहे हो या भाग रहे हो तो जब आप अगर बी वेग से भाग रहे हो तो दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब होगा वो 2b वेग से भागता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में यदि आप v वेग से भाग रहे हो तो बनने वाला प्रतिबिंब 2v वेग से दिखेगा। नंबर 4 इसमें अगर नोट करना चाहो तो नंबर 4 जो होता है, अगर आप देखा होगा घर पे जो फेस देखते हो उस फेस में जो प्रतिबिंब आपका दिखाई देता है वो पार्श्व प्रतिबिंब दिखाई देता है। पार्श्व प्रतिबिंब बोले तो दिखता सेम वैसे ही बट उल्टा करके दिखाया जाता है। आपका कभी घर पे आप करना, आप घर पे जो दर्पण लगाओ उसका आप इधर वाला अगर कान हिलाएंगे तो दर्पण आपका तस्वीर घुमा के बनाता है, तो आपको इधर वाला कान हिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, बट दिखा होना ऐसा ही चाहिए क्योंकि प्रतिबिंब वैसे ही बनाता है वो। अगर आप गर्ल्स होंगे तो आपको ये अच्छी खासी तरीके से पता होगा कि आप जिस साइड अपने कान को छिद्र छिदवाती है उसके दूसरे साइड आपको दिखता है।
बट लड़कों में ये चीज़ नहीं होती है, तो लड़के सिर्फ इमेज करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा होता होगा। बट उनको अगर देखना चाहता है तो एक अपने हिसाब से वो प्रयोग करके देख सकते हैं, किसी एक साइड कुछ भी लगा के दूसरी साइड देखें, दूसरी साइड उसको दिखेगा। तो यही थे समतल दर्पण में। समतल दर्पण वैसे आपकी जो 10th बोर्ड है, वो 10th बोर्ड समतल दर्पण से क्वेश्चन नहीं पूछता है। 10th बोर्ड जो पूछता है वो गोलीय दर्पण से क्वेश्चन पूछता है। ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए मैंने आपको इतना बता दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने गोलीय दर्पण पे, की जो परीक्षा में पूछा जाएगा हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, पहले दर्पण को ही समझ लीजिए। गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण गोलीय कोश का कटा हुआ भाग होता है, जिसके किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है, जो दर्पण का रूप ले लेता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा होगा, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। देखो सेम ही डिजाइन कर दिए, बस पेंट करने के लिए तरीके अलग अलग होंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो कलई होती है वो धंसे हुए पृष्ठ पे कलई होती है, और जो परावर्तन होता है वो इधर वाले साइड से होता है, यानी कि उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसके जो पृष्ठ पे कलई होती है वो उभरे हुए पृष्ठ पे कलई होती है, और जो परावर्तन होता है वो धंसे हुए पृष्ठ से होता है। परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे से फोकस पर मिलती हैं, यानी कि एफ पर मिलती हैं। अभी आपको बताएंगे कि फोकस क्या होता है और ये ध्रुव क्या होता है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अंतर कुछ नहीं, अंतर बस इतना है कि उत्तल दर्पण में जो पेंट होता है वो धंसे हुए अंदर वाले भाग पर होता है, और अवतल दर्पण में जो पेंट होता है वो बाहर वाले पृष्ठ पर होता है, जो उभरा हुआ दिखाई देता है। इसकी अगर हमें परिभाषा लिखनी पड़ जाए तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे, किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग जिसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलई होती है तथा उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तन होता है। अवतल दर्पण की अगर परिभाषा लिखनी पड़ जाए तो अवतल दर्पण की परिभाषा लिखें, किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होती है तथा धंसे हुए पृष्ठ पर परावर्तन होता है, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। इनके अन्य भी नाम होते हैं, जैसे इसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अभिसारी, अपसारी। इसे नतोदार, इसे उन्नतोदार दर्पण भी बोलते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, अगर लिखना कोई चाहे तो लिख सकता है। जैसे हम डालते हैं हेडिंग उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसी गोलीय कोश का, किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग जिसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलई होती है, जबकि उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तन होता है। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। दूसरी हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इसके अगर अन्य नाम आप लिखना चाहें तो इसको अन्य नाम में जैसे इसे बोलते हैं नतोदार, नतोदार,
और इसको बोलते हैं उन्नतोदार। ये लिख लेते हैं उन्नतोदार। तो अवतल दर्पण की परिभाषा लिखते हैं। अवतल दर्पण किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग जिसके धसे हुए पृष्ठ पर परावर्तन जबकि उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होती है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, याद कर लें, वैसे याद ही हो गया होगा आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, निकालते हैं इसको। अब देखिए दर्पण के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। मान लो ये कौन सा दर्पण है, आप पहचान ही गए होंगे। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम बता ही देंगे। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। अब इसमें एक मान लो ये दर्पण M1 और M2 कोई दर्पण है। इसके बीचों बीच मिडिल पॉइंट पर एक P जिसे बोलते हैं ध्रुव। P इसको ध्रुव। और यहाँ से एक रेखा डाली जाती है इसी के, जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये है आपका मुख्य अक्ष। और इस जो सर्कल आपने कभी बनाया होगा उसमें प्रकार के नोक चार रखते हो, जिसपे जमाते हो। मान लो हमने यहाँ प्रकार के नोक रखा ही है। जो केंद्र बिंदु होता है उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसे C से नोट किया जाता है। इसको लिखते हैं वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस। मान लो यहाँ पे F है, इसको बोलते हैं फोकस। और इसके बाहर, अगर वक्रता केंद्र के बाहर कहीं भी आप कोई वस्तु रख रहे हो, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, वो दूरी जो ली जाती है वो अनंत दूरी होती है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे ये फोकस दूरी है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। इनके नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसको ध्रुव को P से नोट करते हैं, फोकस को F से, और जबकि वक्रता केंद्र को C से, और मुख्य अक्ष के बाहर वाली इधर कहीं भी आप रख सकते हो वक्रता केंद्र को, उसे अनंत से डिनोट करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अब नेक्स्ट पार्ट पे। प्रिय छात्र, इनसे बनने वाले बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं अब वो बताते हैं। इनसे प्रतिबिंब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनसे कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो जो उत्तल दर्पण होता है इससे सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि कुल मिला के 8 प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं, आभासी। और इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और वास्तविक दोनों ही होते हैं, आभासी और वास्तविक। इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो छोटे होते हैं, इसमें छोटे बड़े दोनों होते हैं।
छोटे, बड़े और बराबर। इसका आभासी और छोटा प्रतिबिंब और इसमें बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है, छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं और बराबर भी बनते हैं। तो हम बताते हैं कि इनको किरण आरेख द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसको सब हटा के हम इसमें डालते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। परीक्षा में इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इससे तो वन लाइनर क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो वो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, उसमें किरण आरेख पूछ लेगा और कहेगा कि वस्तु जब यहाँ रख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें सिर्फ 2 ही स्थितियाँ होती हैं, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। दोनों स्थिति में दोनों के किरण आरेख आपको बनाकर समझाते हैं। पहला जो प्रतिबिंब बनता है वो कहेगा वस्तु जब अनंत पर रखी हो। वस्तु जब अनंत पर रखी हो। एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है, एक कहेगा वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। तो पहले वाले की हम परिभाषा लिखते हैं कि क्या है ये, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो इसमें लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु आकार का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका अगर किरण आरेख बनाना पड़ जाए तो किरण आरेख बनाएंगे, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए पृष्ठ पर होता है, इसके धसे हुए पृष्ठ पर कलई होती है। तो ये तो मुख्य अक्ष है जहाँ ये ध्रुव है और वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। अनंत पर मतलब वस्तु कहीं पर भी इधर रखी जा सकती है, कोई अनंत का कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं कहाँ पे है, तो वस्तु अनंत पर रखी हुई है। इसके बाहर दर्पण जो बना है, गोला दर्पण जो बनाया गया होगा वो इधर से ही तो बनाया गया होगा, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, केंद्र इधर, और इसकी फोकस दूरी यहाँ होगी। तो इससे प्रकाश की किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात से वापस लौट जाएंगी। जबकि हम कल्पना करेंगे कि इसके प्रकाश की किरणें जो जाएंगी वो फोकस से होकर के निकल जाएंगी। तो एक दूसरे को जिस बिंदु पर ये काटेंगे वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। इसके बाद इसको P बोलते हैं। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो तो इसमें लिखें जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब ये ध्रुव है, ये फोकस है। जब वस्तु इसके और यहाँ पे मान लो वक्रता केंद्र इसकी सी उधर वाली एरिया पे कहीं रखी होगी
तो इधर से भी तो कोई सर्कल बनाया गया होगा, तो वक्रता केंद्र अगर इधर बाहर रखी हुई तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। नोट कीजिए इसका प्रतिबिंब ऊपर बनाते हैं क्योंकि नीचे जगह है नहीं। इसको बिगाड़ते हैं। दूसरा नंबर मैंने पॉइंट जो लिखा था वो वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी थी। अनंत और ध्रुव के बीच, इसका परिभाषा मैंने लिख दी थी। इसका करड़ आरेख बनाते हैं कैसे बनेगा। ECEF और मान लीजिए वस्तु रखी मैंने यहाँ पर, तो वस्तु की प्रकाश की किरण पहले यहाँ से जाएगी और परावर्तन के पश्चात पीछे से लौट जाएगी। अब इसको हम आगे बढ़ा के लाएंगे जो फोकस से निकल के जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा बनेगा। देखिए मान लीजिए ये कोई मैंने वस्तु रखी थी ए और बी, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ए बी जो थी वो सीधी थी, ए डैश बी डैश भी सीधी है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। और ये आवासीय है क्योंकि मैंने ये लाइनें जो डाली है वो डॉट डॉट में डाली है, सीधी नहीं डाली। लाइन अगर सीधी डालते तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता, वही मैंने डॉट डॉट डाल दी तो आवासीय प्रतिबिंब। परीक्षा में किरण आरेख बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना कि अगर लाइन डायरेक्ट आप सीधी खींच रहे हो तो एग्जामिनर आपकी जो क्वेश्चन आप जो लिख के आएंगे, आंसर लिख के आएंगे, उसको काट देगा, क्योंकि आवासीय प्रतिबिंब हमेशा डॉट डॉट लाइन से ही दर्शाया जाता है। बल्कि ये जो लाइन जो सीधी सीधी मैंने ये लाइनें डाली है ये वास्तविक लाइनें होती हैं और जो डॉट डॉट डालते हैं ये आवासीय लाइनें होती हैं। तो ये हमारा उत्तल दर्पण के दो प्रतिबिंब थे, वो मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, यानी कि अवतल दर्पण पे। हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। इसमें बच्चे 6 प्रतिबिंब बनते हैं और मेन मुसीबत यही है, जिसको ये समझ में आ गया उसको दर्पण समझ में आ गया। तो इसका बनाते हैं 6 के 6 प्रतिबिंब। पहले इसको याद करने का तरीका बताते हैं कि ये याद रहेगा कैसे, नहीं तो आप भूल जाओगे क्योंकि आपको याद तो रहता नहीं है। ये कोई ध्रुव है P और ये रही आपकी मुख्य अक्ष। अब इस पर लगातार प्रतिबिंब बनेंगे 6 के 6 प्रतिबिंब। पहली वस्तु मान लीजिए ये कोई अनंत है, तो पहली वस्तु मैं यही डाल देता हूँ, बना लेते हैं। और इसका मिडिल पॉइंट है मान लीजिए ये C, जिसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, और इसका वक्रता केंद्र और ध्रुव का मिडिल पॉइंट है F, जिसे फोकस दूरी बोलते हैं। तो पहला प्रतिबिंब जब हम अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पर बनता है। देखिए जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो हरे कलर से बनाएंगे और जबकि जो वस्तु रखेंगे वो लाल कलर से रखेंगे। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, पहला बना दिया। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, इसके और इसके बीच रखी हो, मान लीजिए यहाँ रख रहे हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि यहाँ बनेगा। दूसरा, वस्तु थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, जब
जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर। जितनी बड़ी वस्तु रखी होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। अगला वस्तु जब हम वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं यानी कि यहाँ रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब उतना इधर खिसक जाएगा यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यानी कि यहाँ बनेगा। और जब वस्तु फोकस पर रखेंगे यहाँ रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। अब मेन बात यहाँ आती है कि इनको कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बराबर होगा, उस चीज़ को याद करने के लिए यहाँ बताते हैं। ये जो प्रतिबिंब दोनों होते हैं ये छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, छोटे। और इधर मैंने जो रेड से दोनों किए हैं ये दोनों के दोनों बड़े प्रतिबिंब होते हैं। और ये जो बीच में बना है ये बराबर होता है। कहोगे मास्टर साहब ये 4 तो 5 तो यही है, 1 2 3 4 5, एक कहाँ चला गया बताते हैं वो भी। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला जाता है और वो आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। अब इनकी देखो अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं पहले बता देते हैं फिर लिखते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये 1 नंबर है तो वस्तु का यहाँ पर डाल देते हैं 1 नंबर, जिससे आपको याद करने की आसानी बनी रहे। दूसरी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से उल्टा बनता है। और यहाँ देखो मैंने कोई डॉट डॉट की लाइन डाली है, नहीं डाली, तो ये वास्तविक है। जबकि यहाँ मैंने डॉट डॉट से लाइन की है, जबकि वहाँ डॉट डॉट से लाइन करने का मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर डॉट डॉट से लाइन है तो वो वस्तु आभासी होगी, वास्तविक नहीं होगी। आभासी बोले तो काल्पनिक, जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो और इसको रियल में देख सकते हो, वो वास्तविक होती है। तीसरा नंबर पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर, वस्तु से उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इतनी बातें बोलनी पड़ती हैं और लिखनी भी पड़ती हैं परीक्षा में। अगर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, यहाँ पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कैसा दिख रहा है, वस्तु से छोटा कि बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक बनता है। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रख दी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है। अब इनका एक एक करके किरणारेख बनाते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये सिर्फ आप याद कर सकते हो, परीक्षा में ऐसा बना के मत चले आना, नंबर नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए मैंने बताया, एक तरीके से इसको ट्रिक समझ लीजिए, ये एक ट्रिक है। ट्रिक से हमने याद करने का तरीका बताया, क्योंकि 6 प्रतिबिंब आप भूल जाओगे, क्योंकि आपकी इतनी कैपेसिटी है नहीं, पढ़ते तो हो नहीं। चलो आगे आओ, घबराने की बात नहीं है। वो कहते हैं ना, नौका डाल लिए तो पार लगा ही लेंगे। किरणारेख बनाते हैं एक एक करके। नंबर 1 किरणारेख इसका बनाएंगे हम। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर, तो हम इसमें लिखना चालू करें। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वस्तु से छोटा उल्टा, वस्तु से छोटा उल्टा तथा वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। अब इसका हम किरणारेख बनाते हैं। कुछ बच्चे किरणारेख बनाने से घबराते हैं, ध्यान दीजिए किरणारेख बनता कैसे। एक बनाना सीख लीजिए तो आप सब बना सकते हो।
ये इसका ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस दूरी। अब वस्तु मैं यहाँ रख देता हूँ अनंत पर। अनंत पर जब वस्तु रखी होती है तो एग्जैक्ट पता नहीं लगता वस्तु कहाँ रखी हुई है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएंगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस में। दूसरी बार फिर यहाँ से जाएंगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएंगी। तो जब एक दूसरे को काटेंगे वो कहाँ काटेंगे, फोकस पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो ये रहा आपका, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर। बिगाड़ते हैं, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अगली हेडिंग नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटा उल्टा तथा वास्तविक बनता है। किरणारे को इसका बनाना चाहेंगे तो फिर एक बार पढ़ खींचेंगे, उसके बाहरी पृष्ठ पर कलई कर देंगे। कलई हाथ वाली नहीं है, पेंट होती है कलई। पी ये फोकस, सी ये वक्रता केंद्र और ये अनंत। वस्तु रखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र ये अनंत ये इसके मिडिल में, यानी कि मध्य में, बीच में रखिए, मतलब यहाँ रख दी। अब यहाँ से प्रकाश की किरण पहले जाएगी और परावर्तन करेगी और लाल भूसा खा के वापस आएगी, फोकस से निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी वक्रता केंद्र से होकर के, परावर्तन के पश्चात जिसपे एक दूसरे से ये काटेगी। मान लो यहाँ काट दी, ये वस्तु रख दी ए और बी, और यहाँ पे देखिए इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया जाके, तो इसको हम बी ऊपर पहुंचा देंगे और ए नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा ए और बी, इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, सेम नहीं रखेंगे, ए डैश बी डैश। वस्तु रखी थी ए बी, वस्तु घूम के पहुंच गई ए डैश बी डैश, उल्टी हो गई। तो भैया मैंने यही लिखा कि देखो उल्टा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, लाइन डॉट डॉट से तो डाली नहीं, तो वास्तविक होता है, छोटा होता है। ये जो वस्तु रखी है इससे ये छोटा है, इसलिए इसे लिखा कि ये छोटा होता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लिखने योग्य बात होती है वो यही होती है, जो अंडरलाइन कर रहे हैं यही मेन इम्पोर्टेंट बात यही होती है। बाद बाकी सेम क्वेश्चन जो लिखा होता है वही उतार देते हैं, देख लीजिए आप स्वयं, देख लिया आपने, बिगाड़ देते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें लिखेंगे जब वस्तु
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेगा। लिखना स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा। वक्रता केंद्र को किस ABCD के किस अक्षर से दर्शाते हैं? भूल गए? C से। वक्रता केंद्र पर ही वस्तु से उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु से उल्टा वस्तु के बराबर और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि किरण आरेख खींचते हैं। देखिए किरण आरेख, फिर एक ले लीजिए दर्पण। एक कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जो बच्चे क्लास पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपना दिमाग इधर ही लगाए हुए हैं, उन बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। अवतल दर्पण का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपका ध्रुव, फिर ये अनंत, ये वक्रता केंद्र C और ये फोकस। वस्तु मैंने कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है इसका? फोकस F है कि C है? तो F है, C है वक्रता केंद्र C, जैसे C से लिखते हैं, यानी कि वस्तु इस बार यही रख दी मैंने। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इससे जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, सेम बराबर बनती है, तो दूसरी प्रकाश किरण इसके नीचे से होकर के जाएगी और फोकस से वापस निकल जाएगी। ये गई थी इधर से, आई है इधर। ये जो प्रकाश किरण इधर से गई और इधर से निकल गई, तो देखिए वस्तु के बराबर है। अब वस्तु का कोई नाम लिख देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ इसका A और B, और यहाँ जो वस्तु बन गई आगे वो उल्टी बनी है, तो B आपका ऊपर चला गया, A नीचे चला गया, यानी कि A डैश B डैश। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अवतल दर्पण का नाम खोज पाया? दूसरा क्या था? नतोदार। उत्तल दर्पण का उन्नतोदार, बेसिक सी बात है। चौथा पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, तो फिर लिखेंगे। देखिए मैंने जो ऊपर वाली लाइन लिखी है, सेम लाइन आगे यही लिखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा,
और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। किरण आरेख बनाते हैं। अब तो सीख गए होंगे शायद आप किरण आरेख, क्योंकि बार बार मैं एक ही दर्पण बना रहा हूँ, वही कलई कर रहा हूँ, खत्म ना हो जाए हमारी कलई। ये P, ये C और ये F, अनंत। वस्तु मैंने कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस, यानी कि इसके और इसके बीच यहाँ रख दी। प्रकाश की किरण इधर से जाएगी और फोकस से बाहर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाने के लिए क्या करें, हम दर्पण को थोड़ा ऊपर बढ़ा लें। इधर जाएगी और ये परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से पुनः वापस आएगी, तो यहाँ से निकल जाएगी। बेटा इधर आ जाओ, ये आ गया वक्रता केंद्र। आप जब प्रकार पटरी की सहायता से बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट काटेगी। हमारे पास तो है नहीं, मैं तो बोर्ड से हूँ। तो ये पीछे से निकलती हुई कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी। मान लो यहीं पे काट रहे हैं तो वस्तु जो बनेगी वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी। अब वस्तु मान लो ये ए है, ये बी है, यहाँ इसका उल्टा हो गया आके, तो बी आ गई नीचे, ए आ गया ऊपर। एडेस बिडेस उल्टी बनी है, उल्टा है। वास्तविक है, कोई लाइन हमने डॉट डॉट से तो डाली नहीं, वास्तविक है। वस्तु से बड़ा है, वस्तु तो इतनी बड़ी रखी थी, पृथ्वी इतना बड़ा बन गया, तो वस्तु से बड़ा। अगली हेडिंग डालते हैं 5 नंबर। इस बार जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो फिर लिखेंगे हम जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। और कैसा रहेगा, उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा। फिर किरण आरेख बनाया जाए, बनाते हैं। वही सब बार बार बनवा के तुम लोग सब कल ही खत्म करा दे रहे हो। ये आपका ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये एफ और ये अनंत। वस्तु रख दी मैंने फोकस पे। अब प्रकाश की किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात, फिर कहाँ से आएगी, वापस फोकस से, तो निकल गई फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरने के लिए प्रकाश की किरण जाएगी तो, लेकिन मार खा के फिर वापस गई और वक्रता केंद्र से बाहर। ये दोनों की दोनों प्रकाश किरण कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, नहीं मिलेंगी। जीवन भर चलते रहेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, अनंत पर, और अनंत कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं कि कहाँ बने, तो ये इसीलिए कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो नोट कर लीजिए, इसका अगला पॉइंट लिखते हैं 6।
6 नंबर पॉइंट है, जब वस्तु अनंत और अनंत तो नहीं होगा क्योंकि बन चुका ये तो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा आभासी और कैसा सीधा बनता है। देखिए इसको, लिख लिया। अब बनाते हैं इसका किरण आरेख। ये रहा आपका ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र और ये क्या वस्तु इसके और इसके बीच रखी, मान लो यहाँ रख दी मैंने। पहले प्रकाश किरण जाएगी, कहाँ जाएगी? दर्पण की तरफ। परावर्तन के पश्चात कहाँ निकलेगी? फोकस से। लेकिन जाना तो इधर नहीं चाहिए, जाना उधर चाहिए, तो हम डॉट डॉट करके उधर लेके चले जाएंगे। दूसरी प्रकाश किरण जो जाएगी, अलग कलर से लिख देते हैं। वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, तो जाएगी पहले इधर और फिर परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर बाहर। लेकिन हम डॉट डॉट में इसको आगे ले जाएंगे। जहाँ एक दूसरे से काटेंगे वही वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा। मान लो ये वस्तु मैंने ए लिखी, ये बी लिखी, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ से सीधा कॉपी मार दी उधर, लेकिन आभासी है, वास्तविक नहीं है। जो ऊपर लिखा है सेम वही है। बनाइए। आपके 6 प्रतिबिंब हो चुके अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से। इनको याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया, इनको कैसे आप याद करेंगे। अब इनके जो बारे में लिखते हैं, इनसे कई सवाल भी बनते हैं, तो सवाल के बारे में आप पूछेंगे, सवाल कैसे बने। पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि ये है आपका दर्पण, कुछ भी मान लीजिए। कौन सा दर्पण है? कुछ भी कैसे मान लेंगे, अवतल दर्पण है, जिसे नतोदा दर्पण बोलते हैं, जिसे आभिसारी बोलते हैं। ये ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र और ये एफ। इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम जो लिखते हैं वो एफ से लिखते हैं, गाइस, स्मॉल एफ से। और सब दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ध्रुव से। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो इसकी दोगुनी होती है, यानी कि 2f होती है। लेकिन 2f से लिखते नहीं हैं। इस 2f का ही दूसरा नाम r।
इसी आर को हम लिखते हैं वक्रता त्रिज्या, और इस एफ को लिखते हैं फोकस दूरी। अब इस पे एक फार्मूला बनता है, इस फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध है। संबंध कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो। इस फोकस दूरी का दोगुना है ये वक्रता त्रिज्या, तो क्या हम लिख सकते हैं आर बराबर 2f। आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, इसी के तो इसके बराबर है, तो आर बराबर 2f। ये देखिए एक दूसरे के बराबर है, तो आर बराबर 2f। अगर हम यहाँ से f निकालना चाहें तो f दो इसके काय में गुणे में बराबर के इधर लाएंगे, यानी कि पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे f बराबर r/2। अब इस पे सवाल कैसे कैसे बनते हैं तो हम बताते हैं। इस पे सवाल कहेगा कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी बताओ कितनी होगी, बता सकते हो? वक्रता त्रिज्या यानी कि मैंने आर बोला 32 सेंटीमीटर है, तो 32 में भाग दे दो 2 का, एफ निकल आएगा 16। नहीं कर पा रहे हो, मालूम है गणित में कमजोर हो, कोई बात नहीं। इस पर एक सवाल करा देते हैं, आर बराबर 2f। यहाँ से अगर एफ बराबर निकालेंगे तो r/2। ये दोनों फार्मूले याद रखना, परीक्षा में इससे सवाल एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। एक सवाल लिखते हैं, इसके बाद फिर बताएंगे आगे क्या करें। नंबर 1, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो एफ मतलब फोकस दूरी लिख देते हैं हिंदी में, फोकस दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ से यही वाला फार्मूला लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या मतलब ये आर दिया है, तो आर बराबर लिखेंगे 32 सेंटीमीटर। एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाएंगे आर बराबर 2f। यहाँ से हमें एफ चाहिए तो एफ बराबर r/2, यानी कि ये वाला फार्मूला लगा सकते थे डायरेक्ट। तो यहाँ से एफ बराबर लिखेंगे, आर का मान दिया हमें 32 और 2 से भाग दे देंगे, तो भाग देना नहीं आता तो ऐसे करके दे देंगे। वैसे यहाँ डायरेक्ट काट लेते तो ज़्यादा अच्छी बात है। 2 × 2 2 × 12, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। ये तो सवाल मैंने दे दिया, लगा भी दिया। एक लिखते हैं, वो घर से लगाना, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है? लिखते हैं हम सवाल, किसी वैल्यू दे देते हैं सीधी। आर बराबर है 48 सेंटीमीटर, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा सवाल, एफ बराबर 36 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना होगा? तीसरा सवाल, आर बराबर 100 सेंटीमीटर, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। इन सभी सवालों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना। टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी बताएं कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है, नो बकवास, केवल पढ़ाई। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे।